नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। तो हम लोग व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं माध्यमिक कक्षा का, NIOS की माध्यमिक कक्षा हाई स्कूल का, जिसके की अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में पाठ्यक्रम 3 सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के अंतर्गत पाठ 5 का जो पहला भाग था वो पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसका की शीर्षक है परिवहन सेवाएं। तो पिछले जो हमने देखा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। परिवहन का अर्थ हमने समझा, एक माल या व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को परिवहन कहते हैं। फिर परिवहन का महत्व हमने पढ़ा कि किस प्रकार से व्यवसाय में परिवहन का महत्व है। फिर हमने परिवहन के साधनों के बारे में जाना, जिसमें कि हमने देखा कि भूतल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन होता है। जिसमें कि भूतल परिवहन क्या होता है, जो भूमि पर किया जाता है, जिसके अंतर्गत भूतल परिवहन के भी 3 प्रकार होते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, रस्सी मार्ग रोपवे परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। कुल मिला के 4 प्रकार होते हैं भूतल परिवहन के भी। ये सब भी हमने पढ़े, इन सब के लाभ पढ़े, इन सब की सीमाओं के बारे में जाना। तो आज हम जो शेष भाग है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अब आता है, अगला जो परिवहन का माध्यम है, परिवहन का साधन है, वो है जल परिवहन। तो जल परिवहन क्या होता है? जल परिवहन के अंतर्गत हम लोग पानी के अंदर, पानी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह माल और व्यक्तियों को लाते ले जाते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें पानी के ऊपर नावों के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये एक नदी का चित्र है। इसके पश्चात तो जल परिवहन क्या होता है? नाव, स्टीमर, लॉन्च, समुद्री जहाज आदि जैसे विभिन्न साधनों की सहायता से जल मार्ग से, किस मार्ग से? जल मार्ग से सामान और यात्रियों को लाना ले जाना जल परिवहन कहलाता है। और जल परिवहन 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्देशीय और दूसरा महासागरीय। तो अंतर्देशीय जल परिवहन क्या होता है? अंतर्देशीय जल परिवहन होता है जो देश के अंदर ही होता है। देश के अंदर सागर तो होते नहीं, तो नदियों में जो नदियों के माध्यम से जो किया जाता है परिवहन, वो अंतर्देशीय परिवहन कहलाता है, जिसमें नदियों और नहरों के रास्ते सामान और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जाते हैं। और महासागरीय में क्या होता है? जिसमें कि हम सागर, जो समुद्र होता है, उसके ऊपर हम नाव, जो बड़े जहाज होते हैं या स्टीमर हैं, इन सब के माध्यम से वस्तुओं और व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। आइए अब हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है अंतर्देशीय जल परिवहन। तो नावों, लॉन्चों, बार्जों, स्टीमरों, इन सबसे नदियों और नहरों के रास्ते सामान और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसके अंतर्गत अंतर्देशीय जल परिवहन के अंतर्गत ये किस काम आता है? घरेलू व्यापार में भारी सामान ढोने के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसकी एक सीमा है, ये मतलब सीमित है। सीमित कहाँ तक है कि केवल कुछ राज्यों में है, भारत के कुछ राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। तो ये इन जगहों पर इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो काफ़ी गहरी हैं। जो यहाँ पर जो नदियाँ मिलती हैं वो काफ़ी गहरी हैं, और गहराई होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ज़्यादा गहरी नहीं होंगी तो जो बड़ी नावें होती हैं, स्टीमर होते हैं, वो उसमें फंस सकती हैं और जो माल है वो इधर से उधर ले जाने में संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो सरकार है वो इस तरफ ध्यान दे रही है और जो अंतर्देशीय जल परिवहन है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। अगला जो परिवहन है, जल परिवहन, वो है महासागरीय परिवहन। महासागरीय परिवहन से अभिप्राय होता है सागर या महासागर में समुद्री जहाजों के माध्यम से सामान और यात्रियों का परिवहन करना। तो सागर या महासागर में समुद्री जहाजों के से सामान और यात्रियों का परिवहन कहलाता है महासागरीय परिवहन। तो इस होता क्या है कि महासागरीय परिवहन जो है इसका मार्ग निश्चित होता है और इससे दुनिया के लगभग सभी देश जुड़े होते हैं। सारे देश इसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह अपने माल और यात्रियों को ले जाते हैं। खासतौर से वो देश जिनके की किनारे समुद्र से मिलते हैं या जिनके किनारे पर समुद्र स्थित है। ऐसे देश जिनके आसपास समुद्र नहीं है वो इस परिवहन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो तटीय जहाज, इसमें भी 2 प्रकार के होता है। एक तो है तटीय जहाजरानी। तटीय जहाजरानी से मतलब है जो तट के निकट किया जाए। मतलब यह है कि जो एक देश है, अगर एक देश के जो तट है, समुद्र तट है, उस तट से लेके उसी देश के दूसरे
जो तट है वहाँ तक ले जाए सामान को, तो ये है तटीय जहाजरानी। जैसे अगर मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो इसमें आप इधर कहना चाहिए आंध्र प्रदेश या उड़ीसा से आप माल महाराष्ट्र की तरफ लेके आए, ठीक है। तो ये देश के मुख्य बंदरगाहों के बीच की जाती है तटीय जहाजरानी जो है। और दूसरा है समुद्र पारीय जहाजरानी। इसका मतलब है कि आपको पूरा समुद्र पार करके दूसरे देश को सामान भेजना है। ये केवल तट से संबंधित नहीं है, ये समुद्र के अंदर ले जाके समुद्र से ये समुद्री जहाज उन देशों के बीच चलते हैं जिनके बीच सागर या महासागर होते हैं। तो दो देश जिनके बीच में सागर या महासागर है, तो एक देश से दूसरे देश को अगर सामान भेजेंगे तो हम समुद्री पारीय जहाजरानी के माध्यम से भेजेंगे। इसके पश्चात है महासागरीय परिवहन के अंतर्गत ही जो ये समुद्र पारीय जहाजरानी जो हमने पढ़ा, उसको भी दो प्रकार के उसमें जहाज यूज होते हैं। एक होता है लाइनर, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, इस प्रकार के जहाजों को लाइनर बोलते हैं। और एक होता है ट्रैम्प। तो लाइनर जो होते हैं वो यात्री या मालवाहक जहाज होता है, मतलब इसमें यात्री भी ले सकते हैं और मालवाहक सामान भी आप ले जा सकते हैं, मतलब माल भी ले जा सकते हैं, माल का वाहक भी हो सकता है वो। तो लाइनर इस प्रकार का जहाज है और इसका संबंध एक नियमित जहाजरानी कंपनी से होता है। इसका चलने का एक शेड्यूल होता है, एक निश्चित समय होता है जब ये चलता है, उसके हिसाब से ही ये इसको जो कंपनी है वो चलाती है। जबकि जो ट्रैम्प होता है, ट्रैम्प क्योंकि मालवाहक जहाज होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें कंटेनर ढो रखे हैं, इन्होंने कंटेनर रख रखे हैं। तो ये कब चलता है? जब इसे ढोने के लिए माल मिलता है। क्या कहने का मतलब है? ऐसा नहीं अगर केवल 10-12 कंटेनर ही जमा हुए हैं तो ये चल जाएगा, नहीं चलेगा, तब तक नहीं चलेगा जब तक कि इसके सारे कंटेनर पूरे ना हो जाएं। तो इसमें सामान जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा कई बार, अब जैसे ऑटो या ऐसा कुछ पकड़ते हैं जो कि यात्रियों के पूरा होने पर ही चलता है, तो ऐसी भी व्यवस्था होती है। कई जगहों पर ऐसी बसें भी होती हैं जब उसमें यात्री हो जाते हैं पूरे, वो तभी चलती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी इसके अंदर मोटी मोटी होती है कि जब इसे ढोने के लिए माल मिल जाएगा तभी ट्रैम्प चलेगा। इसके पश्चात है जल परिवहन के लाभ। तो जल परिवहन के लाभ, सबसे पहला लाभ है कि अधिक मात्रा में या भारी सामान ढोने। तो अधिक मात्रा में माल हो और भारी सामान ढोना, उसमें ये काफ़ी किफ़ायती होता है, मतलब काफ़ी कम पैसे में आप एक जगह से माल दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो अक्सर व्यवसाय में जल परिवहन का यूज किया जाता है, जबकि निर्यात करते हैं हम लोग, जो निर्यातक लोग हैं वो अधिकतर जल परिवहन का ही उपयोग करते हैं। ऐसा माल जो कि ज़्यादा कीमती नहीं है, ये जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसको भेजने के लिए हमेशा जल परिवहन का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट उसकी कम आती है, उसकी लागत कम पड़ती है। दुर्घटनाओं की दृष्टि से बड़ा सुरक्षित परिवहन है, इसमें दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं, इक्का दुक्का ही घटनाएं सामने आती हैं। इसके मार्ग को बनाने या उसके रखरखाव में बहुत कम खर्च आता है। ये बात तो खैर वायु परिवहन पे भी लागू होती है, क्योंकि जो इसके मार्ग होते हैं जल परिवहन में, क्योंकि सभी प्राकृतिक रूप से मौजूद है, जो समुद्र है, नदियां हैं, तो इसके मार्ग को बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता और उसके रखरखाव में बहुत कम खर्च आता है। केवल रखरखाव थोड़ा करना पड़ता होगा, इस तरीके से करना पड़ता होगा, वो भी कहाँ करना पड़ता होगा, जहाँ नदियाँ वगैरह है, कि उनके जो तल है उसको देखा जाए, और अगर ज़्यादा है तो उसको कुछ सपाट किया जाए, या कहीं पर जैसे बंदरगाह बनाना है तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाए। इसके अलावा इसमें कोई खर्च नहीं आता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो जैसे मैंने एक बताया अभी कि निर्यात और आयात के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत किफ़ायती साधन है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जो एक देश से दूसरे देश के बीच किया जाता है, उसको बढ़ावा मिलता है। अब है जल परिवहन की सीमाएं। अब जल परिवहन के हमने लाभ देख लिए, लेकिन कुछ सीमाएं हैं जल परिवहन की, जिसके के कारण इसका जो यूज़ है वो कुछ हद तक लिमिटेड है, कुछ हद तक सीमित है। पहला, नदियों और नहरों की गहराई और उसमें समुद्री जहाज चलाने की अनुरूपता नहीं होती है, जिसके की कारण जो अंतर्देशीय जल परिवहन है वो हमारे भारत में भी ज़्यादा संख्या में नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये बहुत मंद गति से चलने वाला साधन है। सबसे बड़ा जो सीमा है वो ये है कि ये बहुत हल्के हल्के चलता है, बहुत धीरे धीरे। अगर आप माल एक देश से दूसरे जगह भेज रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ हफ्ते या 15-20 दिन से भी ज़्यादा का समय लग जाए, ये तुरंत आपका माल नहीं पहुंचा सकता है।
बहुत धीमी गति से ये होता है, ये परिवहन है जल परिवहन। इसमें खराब मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खराब मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मतलब जैसे अगर समुद्र में तूफान आ जाए या इस प्रकार की कोई घटना हो तो ये जल परिवहन उससे प्रभावित होता है और हो सकता है कई बार उसकी वजह से दुर्घटनाएं भी हो जाएं। जहाजों की खरीद और रख रखाव पर भारी खर्च आता है। जो ये समुद्री जहाज होते हैं ये बहुत खर्चीले होते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, तो इनकी खरीद फरोख्त और साथ साथ इनकी मेंटेनेंस भी बहुत भारी खर्चे वाली होती है। अब है वायु परिवहन। तो आप ये एक लड़ाकू विमान देख पा रहे हैं, ये वायु परिवहन का ये भी एक उपयोग है। लड़ाकू विमान मतलब युद्ध के काम भी वायु परिवहन आता है। अब देखते हैं वायु परिवहन क्या होता है। परिवहन का सबसे तेज माध्यम है। सबसे तेजी से अगर माल आपको कहीं किसी जगह भेजना है या यात्री को कहीं जाना है तो बहुत तेज गति से ये ले जा सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे दिल्ली से गोवा 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा करीब करीब है, लेकिन आपको केवल 2 घंटे में जो वायुयान होता है वो 2 घंटे में दिल्ली से गोवा पहुंचा देता है। आप किसी भी और साधन की कल्पना नहीं कर सकते जो कि इतनी तेज गति से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दे। तो यात्री विमानों, मालवाहक विमानों और हेलीकॉप्टर से सामान और यात्रियों को वायु मार्ग से ले जाने को वायु परिवहन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो माल है वो वायु मार्ग से ले जाया जाता है, जैसे माल भी और यात्री। इसमें क्या होता है, ये प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं, जब कहीं मान लीजिए भूस्खलन हो गया या कहीं कुछ लोग बाढ़ आ गई, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है आपने देखा होगा अक्सर हवाई माध्यम से हेलीकॉप्टर की मदद से कई बार राहत सामग्री गिराते हुए आपने देखा होगा। ऐसे ही युद्ध के दौरान, जैसे मैंने आपको पहले चित्र ही दिखाया था, एक युद्धक विमान का चित्र दिखाया था, तो युद्ध के दौरान भी वायु परिवहन का बहुत यूज किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है वायुयान। वायु परिवहन वायु परिवहन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है घरेलू और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो घरेलू वायुयान परिवहन से मतलब है कि आप देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये है घरेलू। जैसे आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली से गोवा जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये घरेलू जो वायु परिवहन है उसका उदाहरण है। लेकिन आप अगर देश के बाहर दूसरे देश में जा रहे हैं, या मान लीजिए आप हांगकांग जा रहे हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन है। तो आइए जानते हैं वायु परिवहन के लाभ क्या क्या हैं। तो वायु परिवहन का सबसे जो बड़ा लाभ है वो यही है कि ये सबसे तेज माध्यम है। तो आपको अगर कोई माल ऐसा है या कोई भी यात्री ऐसा है जो कि बहुत जल्दी कहीं पहुंचना चाहता है तो उसको वायु परिवहन का उपयोग करना चाहिए। जिन स्थानों पर अन्य माध्यमों से नहीं पहुंचा जा सकता है, जैसे सड़क से नहीं जा सकते, रेल से नहीं जा सकते, आप पानी भी वहाँ पर नहीं है, मान लीजिए आपको मतलब जल परिवहन का भी कोई साधन नहीं है, तो आप वहाँ वायु परिवहन के माध्यम से पहुँच सकते हैं। ऐसी दुर्गम इलाकों पर वायु परिवहन के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, वो भी आसानी से। जैसे अब कहीं पहाड़ों पर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोग जाते हैं, तो ये वहाँ सामान और यात्रियों को पहुँचाने का सबसे ज़्यादा उपयोगी साधन है, ऐसे स्थानों पर पहुँचाने का जहाँ अन्य माध्यमों से पहुँचना संभव नहीं होता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है। मतलब प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो उसमें जो आपदाग्रस्त लोग होते हैं, जो संकट में घिरे लोग होते हैं, उनकी मदद के लिए सबसे सुविधाजनक साधन है। इसमें आसानी से और बहुत तेज गति से मदद पहुंचाई जा सकती है। इसके पश्चात है राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने पहला ही चित्र आपको दिखाया था एक युद्धक विमान का, एक जेट का, लड़ाकू फाइटर जेट का। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपके देश की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करती है वायु परिवहन। इसके पश्चात है वायु परिवहन की सीमाएं। अब वायु परिवहन की भी अन्य परिवहनों की भांति कुछ सीमाएं हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे बड़ी सीमा है कि ये बहुत ही महंगा साधन है। सारे के सारे जो परिवहन के साधन हैं, चाहे आप सड़क परिवहन की बात करें, भूतल परिवहन की बात करें या जल परिवहन की बात करें, तो उन सब में सबसे जो महंगा साधन है वो है वायु परिवहन। ये सबसे बड़ी इसकी एक सीमा है। इसके साथ साथ भारी सामान या बड़ी मात्रा में सामान ले जाने के लिए ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि साइज छोटा होता है। मतलब उतना बड़ा साइज नहीं होता जितना एक शिप का होता है, जितना एक पानी के जहाज का होता है या रेलगाड़ी का होता है। उतने बड़ी संख्या में इसमें उतनी बड़ी मात्रा में सामान ले जाने के लिए उपयुक्त
नहीं होता है। खराब मौसम का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कई बार फ्लाइट्स कैंसल्ड हो जाती हैं, कई बार जो घरेलू उड़ानें हैं या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो मतलब विलंब से चलती हैं, देर से चलती हैं, या फिर कई बार उनको निरस्त भी कर दिया जाता है। किस लिए? खराब मौसम के कारण। कहीं अगर बहुत भयंकर बर्फीला तूफान आ रहा है, या हवा में बहुत तेज बारिश हो रही है, या हवा सही नहीं है, तूफान आ रहा है कोई, तो इन सब की वजह से इन सबको टालना पड़ता है। और कई बार आपने देखा हो कोहरे में भी, सर्दियों में भी जो ये वायु परिवहन है उसका असर पड़ता है, और कई बार जो फ्लाइट्स होती हैं वो देर से चलती हैं। छोटी दूरी की यात्रा के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो छोटी दूरी के लिए ये उपयुक्त नहीं है क्योंकि महंगा है, तो छोटी दूरी में आपको औसत नहीं आएगा, जो लागत है वो ज़्यादा आएगी। दुर्घटना के समय माल, संपत्ति और जान का भारी नुकसान होता है। अगर कभी दुर्घटना होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि हो जाती है। वायु परिवहन में आपने देखा होगा कई बार जब विमान हादसे होते हैं तो अधिकतर लोग जो बैठे होते हैं विमान में वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि इसमें बचने का बहुत ही कम चांस होता है और सारा का सारा सामान भी इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए दुर्घटना के समय माल, संपत्ति और जान का इसमें भारी नुकसान होता है। तो ये हमने जाना कि वायु परिवहन की सीमाएं क्या हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोग अब अगला पाठ अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। साथ में आपसे फिर एक अनुरोध है कि आपके जानने वाले जो लोग हैं आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जो ऐसे लोग जो NIOS से पढ़ रहे हैं या फिर जो कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसे आपके परिचित हों, आपके दोस्त हों, उन लोगों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई परेशानी है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोगों ने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। हम लोग आपकी मदद के लिए हम लोगों ने ये चैनल बनाया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारा सहयोग करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।